स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम बात करेंगे बजट में कुछ उम्मीदों को लेके, खासकर टैक्सेशन उम्मीदों को लेके। हमें मालूम है कि एक इनकम टैक्स बिल आ चुका है जिसमें सरकार के पास असीमित पावर आ गई है, बट हमें यह भी मालूम है कि टैक्स स्लैब्स में हमें छूट भी मिली है 12 लाख तक। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आता ही रहता है, महंगाई आती ही रहती है। तो इन्फ्लेशन रिलेटेड वेजेस के ऊपर भी अगर टैक्स लगाया जाएगा तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, हाउ वी कैन सेव अपॉन टैक्सेस सो दैट आवर कंज्यूमर डिमांड कैन सर्ज। कि अगर हम टैक्स कम लेंगे लोगों से, मान लो इन्फ्लेशन रिलेटेड टैक्सेस कम लेंगे तो लोगों की जेब में पैसे ज़्यादा बचेंगे, जिसकी वजह से दे कैन इंक्रीज देयर डिस्पोजेबल इनकम एंड दैट विल इंक्रीज द डिमांड। और इंडिया की जीडीपी जो कंजम्पशन ड्रिवन जीडीपी है, जहाँ पे 60% से ज़्यादा वेटेज प्राइवेट कंजम्पशन का है, उस कंजम्पशन को हम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा पाएंगे, सस्टेन्ड तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। यानी अगर साल दर साल, अब ऐसा समझो, अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा और समझाने की कोशिश करेंगे, बट हम इसको हिस्टोरिकल डेटा से समझेंगे पहले कि कहाँ थे, आज कहाँ हैं और आगे हमें कहाँ जाना होगा, किन देशों से हम सीख सकते हैं और कैसे अपने बजट के टैक्सेशन सिस्टम को हम और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। व्हाट शुड बी डन सो दैट इन्फ्लेशन रिलेटेड वेजेस के ऊपर हमारा टैक्स सिस्टम हमें एक तरह से परेशान ना कर रहा हो। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम एरो इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो आज हम समझेंगे बजट 2006 एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट, स्पेशली रिलेटेड टू द टैक्सेशन। क्योंकि जितना टैक्स कम होगा उतना आपके पास क्षमता बढ़ेगी पैसे खर्चने की। आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग हिस्टोरिकल एवोल्यूशन समझते हैं। भाई जब आज़ाद हुए थे तो एक समय ऐसा भी आया था 1970s में, द प्योर सोशलिस्ट, द सोशलिज्म जब चरम पे था इस देश में, कि अप्रॉक्सीमेटली 97.75, आप समझ लो कि 98% टैक्स रेट भी था इस देश में। मतलब पूरे आपके इनकम के ऊपर नहीं, लेकिन 2 लाख से ऊपर अगर आप कुछ भी कमा रहे हैं उस पर आपको 98% टैक्स देना है। मतलब अगर आप 2,01,000 रुपये कमा रहे हैं तो उस 1,000 पे लगभग 980 रुपये, 975 मान लो, या 980 ही मान लो, 980 रुपये आपको टैक्स देना होता था। ह्यूज नंबर। यानी आपने जो 1,000 एक्स्ट्रा कमाया उसका सिर्फ 200 रुपये आपको मिला, बाकी सब, और सॉरी 200 भी नहीं, सिर्फ 20 रुपये आपको मिला, बाकी सब सरकार टैक्स ले गई। नाउ दैट वाज नॉट अ गुड टैक्स सिस्टम, जहां आप भारत के लोगों को एक तरह से पनिश कर रहे हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। इट इज़ नॉट अ गुड सिस्टम। तो उसके बाद हम देखते हैं रिफॉर्म्स आना शुरू होते हैं, स्पेशली 1976 से रिफॉर्म शुरू होते हैं, जब बीच में एक बार ब्रेक लगता है कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद 1980s में डोमेस्टिक रिफॉर्म शुरू हो जाते हैं, जब इंदिरा गांधी दोबारा वापस आती हैं, डोमेस्टिक लिबरलाइजेशन शुरू होता है। एंड ये जो सिलसिला है अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। 1990 में तो बीओपी क्राइसिस हो ही गया था। तो 1974-75 से रेट रिडक्शन शुरू होते हैं, और आप देखेंगे कि 1985 और 86 आते आते 4 स्लैब्स रह जाते हैं। 1977 से 1998 में ये स्लैब घट करके 3 रह जाते हैं। 3 स्लैब मतलब इट्स ईजियर टू कैलकुलेट टैक्सेस फॉर द पीपल एज वेल एज द टैक्स अथॉरिटी। तो जितना टैक्स अथॉरिटी के पास अथॉरिटी कम होगी, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि टैक्सेशन सिस्टम फलता फूलता दिखाई देगा, चाहे कोई भी देश हो। ठीक है, और अगर अभी देखा जाए तो एक रिफॉर्म आया था, न्यू टैक्स रिजीम। ठीक, उसके बाद एक रिफॉर्म 2020 में आया कि अप टू 7,50,000 रुपीज़ इज एग्जेम्प्टेड, और फिर से एक रिफॉर्म हुआ है जिसमें अब 12 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के 12,75,000 तक की जो इनकम है आपकी, वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। लेकिन जैसे ही आप इस लिमिट को पार करेंगे आपके ऊपर बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं। तभी बहुत सारे टैक्स ना लगे, थोड़े बहुत वेजेस ऊपर नीचे होने की वजह से, इसीलिए हम बात करेंगे स्मार्ट टैक्सेशन सिस्टम की। ऑल्सो हाई टैक्स रेट्स हमेशा कोरिलेट किए जाते हैं लो जीडीपी ग्रोथ से। क्यों? जैसे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी 1960s में, 1970s में अराउंड 3.5% के आसपास जो ग्रोथ थी हमारी,
कि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि लोग अगर ज़्यादातर पैसे टैक्स में ही दे देंगे तो उनके पास खर्चने के लिए पैसे नहीं होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप टैक्स बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो लोग टैक्स चोरी करने की कोशिश करेंगे, एक पैरेलल शैडो ग्रे इकोनॉमी बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत प्रिवेलेंट था 1970s और 1980s में। रिफॉर्म्स के बाद हम देखते हैं हमारे जो ग्रोथ रेट है वो 6 से 7% की रही है हमारी ऑन एवरेज, और इसका एक बहुत बड़ा वजह ये भी रहा है कि हमने अपने टैक्स सिस्टम में काफ़ी सुधार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जनवरी बैच का पहला ओरिएंटेशन सेशन 15 जनवरी को है। और अगर आपने एक हाई स्कोरिंग 300+ स्कोरिंग एक लॉजिकल एनालिटिकल ऑप्शन चूज नहीं किया है तो यही है मौका। फाइनल लिस्ट में अगर आपको नाम चाहिए, हाईएस्ट सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी वाला ऑप्शनल है ये, यूपीएससी का डेटा ये बोलता है। सो यूज दिस कोड HS Live ताकि आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोर्सेज। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, टू ऑप्शनल, टू यूपीएससी, और डाउट रिलेटेड टू योर एडमिशन, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, दोनों जगह आपको इकोनॉमिक्स ID मिल जाएगी, और राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studyIQ.com। ओके, और आगे कोई सजेशंस हैं अगर तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, आप कमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गो फॉर द प्लैटिनम बैच। प्लैटिनम बैच मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इसमें आपको 2 बेहतरीन फीचर मिलते हैं, एक्चुअली 3 है। एक है मेंटरशिप, दूसरा है एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज जो आपको मेंस रेडी करती है, इट इज़ क्यूरेटेड फॉर मेंस, एंड तीसरा है ज्ञान भंडार, वो आपको सारे लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड पोस्ट रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स का आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाता है। इसके साथ साथ एक्सटेंडेड वैलिडिटी आपके पास है ही। तो 50% से ज़्यादा डिस्काउंट अगर आपको चाहिए यूज़ कोड HS Live। लास्ट डे है 15 तारीख को और उसके बाद सेल हो जाएगी बंद। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। करंट टैक्स स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इस समय डुअल रिजीम चल रहा है, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स। ठीक, पहले क्या था, 2.5 लाख तक एग्जाम था, फिर 5 लाख हुआ, फिर 7 लाख हुआ, 7.5 लाख, और अब 12,75,000 रुपए तक आपका क्या है, एग्जाम्प्ट है। ठीक, अब दिक्कत यह है कि आपने स्ट्रक्चर एक चीज सुनी होगी, DA, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिलेगा जिससे आपकी सैलरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब मान लो कि आप 12,50,000 रुपए कमा रहे थे, सपोज आपको DA मिल गया, ठीक है, लेट से आपको DA 5% मिल गया, ठीक, और आपकी ये जो इनकम है वो ओवरशूट कर गई 12,75,000 को, 12,80,000 रुपये आपकी इनकम हो गई। जैसे ही आपकी इनकम 12,80,000 हुई, अब आपको पूरे के पूरे 12,80,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, आप 12.5 लाख कमा के खुश थे, आपको टैक्स नहीं देना पड़ा था, आपको DA मिला, 30,000 आपकी इनकम बढ़ गई, लेकिन उसकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारा टैक्स लायबिलिटी आ गया, आया ना। तो दिस टैक्स लायबिलिटी इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन रिलेटेड वेजेस आपकी बढ़ गई, जिसकी वजह से आप टैक्स स्लैब में आ गए। कायदे से आप टैक्स स्लैब में नहीं थे ना भाई, ठीक है। अब आप जैसे ही टैक्स स्लैब में आए तो आपको टैक्स भरना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो गिर गई। अब 12,80,000 पे मान लो इफेक्टिवली भी आप 15% टैक्स अगर दे रहे हैं या 10% भी दे रहे हैं तो 12,800 रुपये, और 15% दे रहे हो तो लगभग 18,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो 30,000 आपकी सैलरी बढ़ी और उसमें आपको 20,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, तो इफेक्टिवली आपके पास 10,000 रुपये बचे। सोचिए, देखो इस बात, घूम फिर के 10,000 बढ़े, और अगर आपके पास पैसे कम बचेंगे तो आप खर्चे कम करेंगे, और इंडिया की इकोनॉमी जो खर्चों पे बेस्ड है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे हमें सीखने की ज़रूरत है कुछ फॉरेन कंट्रीज से, जैसे USA, जैसे कनाडा, ठीक है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले कुछ डेटा देख लेते हैं। जैसे डिलॉयट का डेटा है, वो कहता है कि टैक्स रिफॉर्म ज़रूरी है ताकि हम डिमांड को बूस्ट कर सके, बिकॉज इंडिया इज़ अ डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। ऑलवेज रिमेंबर 60 to 62% ऑफ इंडियाज GDP कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कंजम्पशन। तो अगर आपको GDP बढ़ानी है तो आपको कंजम्पशन बढ़ाना होगा। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए लोगों की जेब में क्या होना चाहिए, पैसा। पैसा कैसे बढ़ेगा, अगर आप टैक्स रिफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। ऑल्सो देयर इज अ 5 ट्रिलियन रुपीज टैक्स कैप, और IMF एंड वर्ल्ड बैंक का भी सजेशन है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ही
आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट भी हैं और आपको सस्टेनेबली डेवलप करने में हेल्प भी कर सकते हैं। और इस रास्ते पे भारत सरकार आगे बढ़ी भी है। जैसे GST 2.0 आया है, जिसमें रेट रिडक्शन हुए हैं, स्लैब्स हटाए गए हैं, 3 स्लैब कर दिया गया है, ये सेस वाला चक्कर हटा दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट आया है ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके इनकम टैक्सेशन को। हाँ, ये बहुत ज़्यादा पावर्स भी दी गई हैं सरकार के हाथ में, बट दैट्स अनदर टॉपिक। रैशनल क्या है? ताकि हम इंडेक्सेशन बेनिफिट को एम्फसाइज कर सकें, डिजिटल टूल्स का यूज़ कर सकें और ट्रांसपेरेंसी ला सकें बिना ज़्यादा ब्रॉड टैक्स कट किए हुए। ठीक है, अब टैक्स स्लैब रिफॉर्म के इम्पैक्ट से पहले समझते हैं एक केस, यूएस का केस। तो यूएस एज अ कंट्री, यहाँ भी इन्फ्लेशन है, तो यहाँ के जो टैक्स स्लैब है ना, टैक्स स्लैब जैसे हमारे 12 लाख है जैसे मान लो टैक्स स्लैब, ये टैक्स स्लैब डायनामिक है और ये हर साल बदलता रहता है। ठीक है, और ये लिंक्ड किससे है? ये लिंक है वहाँ की CPI से, चेन्ड CPI बोलते हैं उसको। यानी साल भर में जितना भी इन्फ्लेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, उस हिसाब से उनका टैक्स स्लैब ऊपर नीचे होता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि यूएस में $10,000 पे, $1,00,000 पे मान लो टैक्स लगता था, 2% का इन्फ्लेशन है और इस 2% इन्फ्लेशन के लिए आपका जो सैलरी है, सैलरी आपका इन्फ्लेशन रिलेटेड है, इन्फ्लेशन लिंक्ड है, तो उससे आपका भी 2% सैलरी बढ़ गया, लेट से 1,02,000 हो गई। तो 1,00,000 के जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर अमेरिकन लॉस। हम एक बात बोल रहे हैं, तो अमेरिका में क्या है कि जितना भी इन्फ्लेशन होता है, एक ईयरली इन्फ्लेशन होता है, स्लैब अपने आप एडजस्ट हो जाता है। जैसे तो अगले साल अगर आएगा 2% टैक्स आपके इन्फ्लेशन के बाद, तो ये 1,00,000 का टैक्स स्लैब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा 1,02,000 रुपये। कनाडा में भी ये होता है, हर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पे कनाडा में और क्या करते हैं, टैक्स स्लैब को रीफॉर्म करते हैं, ऊपर बढ़ाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। अब ये टैक्स स्लैब ऊपर बढ़ाना डिपेंड्स अपॉन द प्राइस राइज और द इन्फ्लेशन इन द कंट्री। कि इन्फ्लेशन लिंक्ड वेजेस जो आपको मिलती हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस DA जो आपको मिलता है, वो आपको एक बड़े टैक्स का हिस्सा ना बना दे और आपकी कंजम्पशन डिमांड, आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम ना कर दे। इसीलिए डायनामिकली एडजस्ट करते हैं ऐसे कैपिटलिस्ट कंट्री, सो दैट कंजम्पशन डिमांड नेवर कम्स डाउन। तो यही सीखने की हमको ज़रूरत है। जितना डिले हम करते रहेंगे टैक्स स्लैब्स में, टैक्स रिफॉर्म्स में, उतना ज़्यादा जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनता जाएगा। टैक्स भरते रहो, टैक्स भरते रहो, टैक्स भरते रहो, और कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी नहीं। एंड दैट विल ब्रिंग आवर GDP एट अ लोअर ग्रोथ नंबर। ग्रो तो करेगी ही, बट धीरे ग्रो करेगी, क्योंकि 60% अगर कंजम्पशन डिमांड से हमारी GDP बढ़ रही है, तो हमें भरसक प्रयास करना होगा कि इस कंजम्पशन डिमांड को हम बढ़ा सकें। इसीलिए आप देखो कॉर्पोरेट टैक्स कट भी हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स कट होने की वजह से क्या हुआ, देखो FDI आया। तो जब भी रिफॉर्म्स होते हैं टैक्स स्लैब्स में, ये एम्पेरिकल एविडेंस है कि GDP को एक बूस्ट मिलता है। जैसे 2019 में हमने कॉर्पोरेट टैक्स को 22% के आसपास ले आए, उससे 1.5% GDP बढ़ा। ठीक है, न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, ये लिंक्ड है 7% कंजम्पशन डिमांड राइज से। अरे भाई, किसी को अगर आप 12,75,000 तक दे रहे हैं एग्जेम्पशन, तो आप सोचिए 7 लाख से सीधे आप 5,75,000 के आसपास आपने बढ़ा दिया, तो लोगों की जेब में 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचे ना, उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है उस 5 लाख रुपए के ऊपर, तो वो अब ज़्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं। और इसकी वजह से हमारी GDP भी अफ्लोट रहती है, लगभग 6.5-7% के आसपास जो क्वार्टरली इंक्रीज हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है। हम देखें हैं ये हायर डिस्पोजेबल इनकम बिकॉज ऑफ अ हायर टैक्स स्लैब, कि जो हमको 12.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना है, पौने 13 लाख रुपए तक, उसकी वजह से FMCG ग्रोथ भी हुआ है। FMCG बोलते हो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे मैगी, कोका कोला, वॉट एवर, बिस्किट, चाउमीन, नमकीन, ये सब FMCG होता है। तो लोगों के पास पैसा है तो लोग FMCG में, मतलब ये पैकेज फूड आइटम ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि हर जगह, हर कोई भी इकोनॉमी हो दुनिया भर में, जब भी एक मिडिल इनकम इकोनॉमी के पास या मिडिल क्लास पर्सन के पास पैसे बचते हैं, तो सबसे पहला खर्चा उसका FMCG की तरफ ही होता है। तो मैक्रो आउटकम क्या है, दैट रिफॉर्म्स ऑलवेज कोरिलेटेड विद GDP ग्रोथ एंड स्मार्ट एडजस्टमेंट। स्मार्ट एडजस्टमेंट क्या है, जैसे हमारा US का एडजस्टमेंट है, इन्फ्लेशन लिंक्ड एडजस्टमेंट टू टैक्स स्लैब, कि ऑटोमेटिकली अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो टैक्स स्लैब अपने आप ऊपर चला जाता है, कि लोगों के ऊपर टैक्स का भार ना पड़े। इन्फ्लेशन का भार तो पड़ ही रहा है, टैक्स का ना पड़े। ठीक है,
एंड इफ दिस स्मार्ट एडजस्टमेंट विल बी डन, लगभग 0.6% का एडिशनल ग्रोथ रेट ईयरली ऐड होता जाएगा। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जो 2047 में डेवलप्ड होने का सपना देख रही है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहती है, और एज अ प्रोजेक्शन है कि हर 1.5 साल में इंडिया $1 ट्रिलियन अपने इकोनॉमी में ऐड करेगा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह होनी चाहिए आपकी कंजम्पशन डिमांड ड्रिवन ग्रोथ। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी 2026 से? एंटिसिपेटेड फोकस है ये कि मेजर कट तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी और साथ ही साथ टैक्स रिफॉर्म सरकार ने किए हैं, जिसकी वजह से उनके जो गवर्नमेंट कॉफर्स हैं उसमें पैसा कम हुआ है, सरकार की कमाई तो कम हुई है, तो कट तो नहीं होने वाला है। लेकिन हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा सकते हैं, सो दैट जैसे 75,000 का है 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको 1 लाख कर सकते हैं। टीडीएस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो स्मार्ट मनूवरिंग कर सकते हैं, इन्फ्लेशन लिंक्ड टैक्स स्लैब बना सकते हैं। ठीक है, इंसेंटिव दे सकते हैं कि अगर आप एआई में या ग्रीन एनर्जी में, फॉर एग्जांपल कि कोई अगर सोलर पैनल लगा रहा है अपने घर पे, आप रिटेलर हो, मतलब रिटेलर का मतलब हम लोग एक सिटीजन है, मान लो टैक्स पेइंग सिटीजन है, तो अगर आप ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मैंने 3 किलोवाट का सोलर लगाया, तो वहाँ पे भी टैक्स कट मिल जाए, या ईवी खरीद रहे हो तो टैक्स कट मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। पॉलिसी शिफ्ट ज़रूरी है। क्यों? ग्रेजुअल फेज आउट होना चाहिए ओल्ड टैक्स रिजीम का। इंडिया में 2 टैक्स रिजीम है, दैट इज नॉट नेसेसरी। पॉइंट नंबर 2 इज 0% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर 2 साल से ज़्यादा आपने इक्विटीज़ होल्ड की हुई हैं, तो जो अभी लगभग 12.5% के आसपास का जो टैक्स लगता है वो न लगे। ठीक है, कि लोगों के वेल्थ के ऊपर टैक्स ना लगे। वेल्थ पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान लो कि मैंने 15% से रिटर्न लिया 2 साल के लिए, तो जो भी मैंने एक्स्ट्रा कमाई की है उसको मैं खर्च करने में यूज़ कर पाऊंगा, टैक्स बचाने में नहीं। क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर टैक्स लगने वाला है, ठीक है, कि मैं 2 साल के बाद अगर अपने गेंस को रियलाइज़ करूंगा, उस पर टैक्स लगेगा, तो मैं रियलाइज़ ही नहीं करूंगा। ना मैं रियलाइज़ करूंगा उसको, ना मैं उसको मतलब अपने अकाउंट में डालूंगा, ना मैं उसको खर्च करूंगा, जिसकी वजह से जीडीपी रुकती है। एक डिमांड ड्रिवन जीडीपी रुकती है। अगर हम एनिमल स्पिरिट जागृत करना चाहते हैं, डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें लोगों को ये सहूलियत देनी होगी कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस यानी वेल्थ के ऊपर अपने टैक्स कम करना होगा। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपना जो हम 11.1 लाख करोड़ के आसपास रखें वो रखना ही है, सो दैट अ फास्ट मूविंग कैपिटल ग्रोथ हो सके, चाहे वो एजुकेशन में हो, रोड्स में हो, विलेजेस में हो, हाउसिंग में हो, कहीं भी हो। ठीक है, स्टेक होल्डर व्यूज ये भी है कि एलटीसीजी और एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दोनों में रिडक्शन की अभी भी गुंजाइश है, सो दैट क्योंकि इंडिया से बहुत तेज़ी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो बाहर जा रहे हैं उस आउटफ्लो को रोकने के लिए ये मार्केट ड्रिवन टैक्स रिफॉर्म भी ज़रूरी है, ताकि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल गेन्स हो रहा है उस पर हमें नुकसान ना हो। ठीक है, एंड मोर एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन द मिडिल क्लास रिलीफ, क्योंकि देखो मिडिल क्लास इज नॉट अ कंबाइंड वोटर, इसलिए इसके ऊपर ध्यान कम है। क्योंकि लेकिन मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा वो पहली बात की टैक्स दे रहा है, और उसके बदले सरकारी सहूलियतों का भी सबसे कम इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो वो मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास को थोड़ा और ज़्यादा उस कोर प्लानिंग का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है, बजट की कोर प्लानिंग का, और ये बहुत ज़रूरी है। आप इस बात से ज़रूर आप अग्री करेंगे कि मिडिल क्लास को सेंटर स्टेज बनाने की ज़रूरत है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। समझे? तो व्हाट विल बी द फ्यूचर आउटकम? सिंपली इंडेक्सेशन। अगर हम इंडेक्सेशन बेनिफिट कर दें, इंडेक्सेशन मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा कमाई हो रही है इन्फ्लेशन से इंडेक्स कर दें, कि इन्फ्लेशन कट करके हम उस पर टैक्स लगाएं अगर, तो इससे 1 से 1.5% का जीडीपी रेवेन्यू बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। कि भाई लोगों के पास, अब मान लो कि मैंने 100 रुपया कमाया, तो इस 100 रुपये में मान लो मुझे 30% टैक्स देना था, बट मैंने कहा कि यार 10% का तो इन्फ्लेशन ही है, तो इसमें से 10% कम करो ना इसमें से, तो मुझे पूरे 100 पे टैक्स नहीं देना, मुझे 20% का ही टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो टैक्स मुझे पहले 30 रुपये पड़ रहा था, अब मुझे 20 रुपये में काम चल जाएगा, यानी 10% मैं टैक्स बचाऊंगा। तो मैं 100 रुपये को अगर 1 लाख कर दूं तो मैं 20,000 रुपये बचा रहा हूँ, 20,000 रुपीज़। और उस 20,000 रुपये से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, फ़ोन खरीद सकते हैं, टीवी खरीद सकते हैं, वीडियो गेम खरीद सकते हैं, फ़ैन खरीद सकते हैं, लाइट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो इससे हमारा जो कंजम्पशन डिमांड है वो बढ़ेगा, जिससे जीडीपी में लगभग 1 से 1.5% की एनुअल इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी।
इसके अलावा टैक्स टू जीडीपी रेशियो की अगर बात करें तो वो इंडिया में बेहतर ही हुआ है, 15 से 20% के आसपास है, और यही सपोर्ट कर रहा है हमारे 7 to 8% ग्रोथ रेट का जो हमारा टारगेट है 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनने का, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वो तभी पूरा हो सकता है जब हम ये सस्टेन ग्रोथ लेके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से 2-3 चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए एक लेसन है, क्योंकि आप डेवलप करेंगे, ग्रोथ करेंगे तो आप पे इन्फ्लेशन आएगा ही, और इस इन्फ्लेशन का जो भार है वो कंज्यूमर के ऊपर से कम करने की ज़रूरत है बाय स्मार्ट टैक्सेशन। ठीक है, तो इट शुड शिफ्ट टू कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस विद द AI एंड द डिजिटाइजेशन दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है, रिस्क और बेनिफिट भी है। रिस्क क्या है कि देखो, फिस्कल इरोजन जो होगा, मान लो कि अगर हम टैक्स कट ही करने लगे, स्मार्ट टैक्सेशन की जगह टैक्स कट के ऊपर ही ध्यान दिए, तो जो फिस्कल इरोजन है बड़े बड़े टैक्स कट से, मतलब सरकार की जो कमाई है वो कम हो जाएगी। सरकार की कमाई कम होगी तो सरकार वेलफेयर में खर्चे कम करेगी, तो गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ सकता है। तो ये तो नहीं कर सकते। तो हम एक काम क्या कर सकते हैं कि बिना ज़्यादा टैक्स कट किए हुए हम अपने स्लैब्स को ऑटो एडजस्टेबल बना दें, सो दैट इक्विटी इन टैक्सेशन हम उसको ज़्यादा बेहतर कर सकें, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को और ज़्यादा मैच्योर कर सकें, और एक रेजिलियंट सस्टेन्ड ग्रोथ वाली इकोनॉमी बना सकें जो कंजम्पशन डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये जो डिस्कशन है समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और एनी डाउट, डू यूज़ द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस, शेयर दिस, और रिमेंबर, आपके कोई भी डाउट हैं, गो टू हिपोनॉमिक्स, इस सेशन की PDF हो या कोई डाउट हो आपको वही मिलेगी। एंड रिमेंबर, हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शन का जनवरी बैच जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से शुरू हो रहा है, वो 15 जनवरी उसका पहला ओरिएंटेशन है। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और हैवी डिस्काउंट के साथ एडमिशन लेना चाहते हो तो दिस इज द टाइम। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।